नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा जो YouTube चैनल है, उसकी रीच कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो सामने स्क्रीन पर मेरे शख्स नज़र आ रहे हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर जटार साहब हैं और पुणे से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इनके मेरे पास कई बार मेल आए हैं और इन्होंने कुछ चीज़ों पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। तो आज मैंने सर को इनवाइट किया है और बड़ी मुश्किल से हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा कि सर से कुछ सवाल करूं, कुछ उनकी जो देश में इस समय चल रहा है उस पर उनकी राय जानूं। और सर नमस्कार, वेलकम। सर आप पहले से थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो आर्मी में सेवाएं हैं वो किस तरह से रही, आप कहाँ-कहाँ रहे, आपने किस-किस जगह पे काम किया सर? मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में काम किया। तो 1955 में मेरा कमीशन हुआ था आर्मी में। उसके बाद मैंने 1970 वॉर में मैं रेजिमेंट कमांड किया था और हम बिल्कुल असली लड़ाई में थे जब दो गोले चल रहे थे, गोलियां चल रही थी राइफल से, और उस टाइम हमने सपोर्ट किया था इन्फेंट्री को। तो वो 71 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने ब्रिगेड कमांड किया, वो उरी में ब्रिगेड कमांड किया। उरी का जो ब्रिगेड है वो मैंने किया। उसके बाद फिर वॉर तो खत्म हो गई 16 दिन में। उसके बाद मैंने ऑप्ट किया आर्मी से बाहर जाने के लिए, और मैंने ऑयल इंडिया में रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करके मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। उस टाइम आपको शायद याद होगा कि वो आसाम की बहुत एजिटेशन चालू था फॉरेनर्स के अगेंस्ट। तो वहाँ पे जो रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव था ऑयल इंडिया का दुलियाजान में, आसाम में, उसको इन लोगों ने मार दिया था, एजिटेटर्स ने। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि एक आर्मी का आदमी भेजना चाहिए। तो मेरा सिलेक्शन हुआ आर्मी से और फिर मैं उधर गया। उधर उसके बाद मैंने चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना और फिर रिटायर हो गया। ओएनजीसी में जाके मैंने ओएनजीसी की विदेश ओवरसीज लिमिटेड है जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसका मैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसके बाद सोशल वर्क मैंने बहुत किया है पूना में, और उसी वजह से मेरे को जुडिशियरी से काफ़ी मेरा संबंध आया। और मैंने आपको जो भेजा था राइटअप, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बोलते हैं जज लोग कि हमारे पास शॉर्टेज है, ये कारण बिल्कुल नहीं है। कारण ये है वो इनएफिशिएंट है। वो आपको पता नहीं, एक समन्स देने के लिए लोअर कोर्ट्स में एक साल 2 साल समन्स ही नहीं भेजा जाता है। तो शुरू कैसी होगी? अब मेरे केसेस हैं, इतने 4-5 केसेस है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। 98 से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्थगिति दी है और वो उसके बाद नंबर ही नहीं लगा हमारा। तो अभी तो मेरा 90 हो गया एज। तो जो लोग बोलते हैं कि कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट में गए कि खत्म है सब, आपके जिंदगी में आपको उसका निर्णय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसका ओवरऑल लगता है चीफ जस्टिस से अपने पॉलिटिशियंस ने, पंत प्रधान जो है, उनने बात करनी चाहिए कि क्या है, उनकी जुडिशियरी बहुत वीक है। जो लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं जज की, उनकी जो सर्विस है, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल होता है। जो उस टाइम जो राज्य सरकार में गवर्नमेंट होता है, उसके साथ वाले लोगों को लेते हैं जज के लिए। तो उसके बाद वही तो ऊपर जाते हैं, एक भी केस सॉल्व नहीं करते। मेरी इधर म्युनिसिपल कोर्ट और सेशंस कोर्ट में 1995 से केसेस हैं,
अभी क्या मुझे लगा कि मैं इतना ओल्ड होता, अभी अब मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, मगर मेरा यही मेन कहना है कि आप एक छोटी सी चीज लीजिए, कुछ लॉयर बोलता है उसको टाइम नहीं है तो एडजर्नमेंट दे देते हैं जस्टिस, और एक नेक्स्ट डेट जो आती है वो 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, तो ऐसे करेंगे तो कभी किसी को जस्टिस मिलेगा ही नहीं। ये मेरा मेन पॉइंट है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने, और उनसे बात करनी चाहिए कि आप ठीक है, आपका शॉर्टेज है, हम मान लेते हैं, मगर वो मेन कारण नहीं है। अपने और उससे क्या होता है कि अभी तो ये स्टेज आ गया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, सनदी अधिकारी है, उनके पास गए कुछ है मांगते, वो बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से हमको ऑर्डर लाओ, हम कर देंगे। वैसे नहीं करते हम, बिल्कुल बहुत हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। तो ऐसे बोलेंगे तो उनको ये पता है कि ये कोर्ट में जाएगा तो ये मरने तक तो कुछ निर्णय नहीं आएगा उसके ऊपर। इसलिए मेरा तो ये बिल्कुल कहना है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि आज जो बवाल मच रहा है अपने देश में, वो सब हो रहा है क्योंकि अपनी जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है। जुडिशियल सिस्टम, और आप एक बात नोट कीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके मैनिफेस्टो में नहीं लिखती कि हम जुडिशियल सिस्टम ठीक करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है उनको जुडिशियल सिस्टम कमजोरी रखना है, क्योंकि फिर हम लोग उनके पास जाते हैं। अभी मुझे कोई जो मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जाऊंगा लोकल कॉर्पोरेटर के पास, उसको बोलूंगा कि आप बताइए इसको ये करो वो करो। तो ये मेरा मेन कारण है कि इसके लिए आप जैसे आपकी जो यूट्यूब पे आता है, उसमें आपने कोई जजेस जस्टिस को बुला के उनसे भी करवा लीजिए। मैंने जो आपको ब्रीफ भेजा है उस एक एक पॉइंट को ले सकते हैं, मैं भी तैयार हूं उनसे बात करने के लिए। सर इसमें ऐसा है कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात की थी, तो उन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट जो है आईजीएस लाने वाली है, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज, जस्ट लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अटकाया हुआ है। हाँ, ये मगर अब ये तो सब काफी, मेरे को एक पता है, मेरे लॉयर थे दिल्ली में, मेरी दिल्ली वाली केस थी तो मैंने उनको हटा दिया था, क्योंकि वो कुछ नहीं, अपने जैसे उनके मन में आएगा करे। तो वो जज बन गए, अभी वो हाई कोर्ट जज बन गए, वो अभी चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये इतना ये नहीं है कि आईआईएम का ही चाहिए या आईआईटी का ही चाहिए। आप असली उसको स्पेशल एग्जाम दे के पास होना चाहिए। और आजकल की जो एग्जाम होती है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उनके सब वो पेपर ऊपर पहले से दिए जाते हैं लोगों को। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब अभी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है कि आपके मीडियम के थ्रू आप कोई जजेस को बुला के उनसे उनसे बात कर लीजिए कि एक ये व्यू पॉइंट है जो मैंने आपको दिया है वो, तो ये व्यू पॉइंट के मुद्दे पे आप उसमें से कोई मुद्दा लेके उनसे बात कीजिए, जो थर्ड पर्सन आप जिनको जानते हैं, जो रिटायर्ड जजेस है, तो उससे कोई असर जरूर पड़ेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। दरअसल होता क्या है सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है जुडिशरी के बारे में, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के कुछ स्टूडेंट्स के फोन कॉल आए। उन्होंने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग तक हो चुकी है और 2 साल से उसमें अपॉइंटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि इसमें क्या हुआ कि कुछ लड़के कोर्ट में चले गए और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे की सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं
वो विदहोल्ड कर दिए, उन्हें होल्ड कर दिया, सबको किसी को भी नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके हमने सुप्रीम कोर्ट के महंगे महंगे लॉयर किए, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे ऐसे जो बड़े नाम हैं, जो एक ही हियरिंग के 15-15 लाख रुपए लेते हैं। और उन सब बच्चों ने, लगभग 2,500 के बच्चे थे, उन सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, चंदा किया और उसके बाद हियरिंग लगवाई। पता लगा कि ऑनलाइन हियरिंग हुई और जज ने कहा ठीक है, अगली तारीख पे देखेंगे, और हमारे 15 लाख रुपए के। हाँ पर ये गलत है ना। हाँ सर, ऐसे तो यही तो बात है, ये बहुत लाइटली लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत लाइटली लेते हैं, मगर वो तो बेस है जहाँ से रिक्रूट हो रहा है। अभी आर्मी में मैं आपको बताऊं, आर्मी में ये ऐसी बात नहीं होती है। जो हम टेस्ट लेते हैं रिक्रूट की, या जो ऑफिसर की टेस्ट लेते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसमें कोई किसी से नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात किया तो ये पास कर देगा, वो सब रिकॉर्डेड होता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके रिजल्ट्स रिकॉर्डेड रहते हैं, तो उधर कोई गफला नहीं होता हमारा। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी सब दुनिया में बढ़कर है, मगर एक बात बताऊं, ये अपने ऑफिसर्स और जवान बहुत अच्छे हैं, एफिशिएंट है। इनसे गलती तो होती है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, उनमें भी है जो लोग भ्रष्ट लोग हैं, मगर बाय एंड लार्ज जो ज्यादा है ना, ये तो है ना कि जो बेसिस है जहाँ से आप रिक्रूट कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे है कि एक कमजोर फाउंडेशन पे आप 10 मंजिली इमारत बांधते हैं तो वो तो गिर जाएगी, बेस ही आपका खराब है। ये ऐसे हो रहा है आपके जजेस को। ये मेरा खुद का व्यू है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, मगर ये बात के कोई ऊहापोह होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जिससे कुछ तो भी आएगा बाहर, ऐसा मेरा ख्याल है। अच्छा सर, ऐसा होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म करने की कोशिश करती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि जुडिशरी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट आईजेएस लाना चाहती है, इंडियन जुडिशरी सर्विसेज, एक पूरे ऑल इंडिया का एक एग्जाम जिसके थ्रू हमारे जजेस चुने जाएंगे, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं होने दे रही है, जो मुझे पता लगा है। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अग्निपथ और अग्निवीर करके योजना आर्मी में लागू की है, उसका भी जबरदस्त विरोध हुआ। तो आप उस जिस तरीके से आर्मी में गवर्नमेंट ने अपने अपने विवेक से, अपनी जो क्या कहना चाहिए, अपनी क्षमता से उसे एकदम से लागू कर दिया, आपको क्या लगता है कि क्या इससे आर्मी को कोई फायदा होगा? जो अग्निपथ और जो अग्निवीर, उसके बारे में आप बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये वर्थ ट्राइंग है। बहुत साल से आर्मी में ये चल रहा है। तो मेन ऑब्जेक्शन उनका ये है कि 4 साल रहने से क्या फायदा है, 4 साल में वो क्या दे सकता है आर्मी को। मगर ये बात है ना कि ये जो डिसिप्लिन सोल्जर्स है, ये जो लड़ाई में जाएंगे तो वो बैटल स्टार्ट, लड़ाई ये सबसे बेहतर ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप दुश्मन होता है उधर, वो नहीं आपसे पूछता है क्या अभी फायर करूं क्या आपके ऊपर, वो तो कहाँ से भी फायर आ सकता है। तो वो 4 साल के सर्विस में जो हो जाएगा तो कोई हर्जा नहीं। हमारा दूसरा जो मेन पिलर है, जो स्तंभ है आर्मी का, वो है रेजिमेंटल सिस्टम। अभी हमारी कास्ट के ऊपर है सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। तो ये नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे बताया गया है आर्मी हेडक्वार्टर ने कि इसके अलावा ये आएंगे लोग। तो क्या होता है कि लड़ाई में मैंने खुद देखा है कि अपने साथ जो कलीग होते हैं वो सब डेंजर में है। उसको ये घबराहट होती है कि उसने जो कॉवर्डिस दिखाया, जो भाग गया लड़ाई में, तो सब गांव में जाके बताएंगे अरे ये तो ऐसा है, ये तो भगोड़ा है। तो उसलिए वो उनको बाइंड करता है, पकड़ के रखता है। तो वो अभी एक बात तो माननी पड़ेगी,
अपने देश में कास्टिज्म तो है, तो फेस करो कास्टिज्म को, उससे सबसे फायदा उठाओ। आर्मी में कर रहे हैं, बाय कास्ट होता है सब, बिहार रेजिमेंट ये वो, यू नो, कोई कोई रेजिमेंट से उसमें तमिलियन ही होते हैं, किसमें केरलाइट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कि सबको अपनी बात में अभिमान है, वो कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे जज वाले हैं, मैं एक आपको बताऊं कि ये मैंने जुडिशियरी का देखा है, उनको कोई फक्र नहीं है खुद के ऊपर, गर्व नहीं है कि हम ये जुडिशियरी में है, हम ये देश चला रहे हैं। ये यही नहीं है, वो तो पैसे खाने के लिए आते हैं, पैसा उनको उनका सैलरी मिल गया, बस ये इसी से है, फिर नेक्स्ट डेट दे दो, दो दो महीना। मैं तो आपको बताऊं, मेरे केस एक केस है जिसमें ओरिजिनल, अभी वो 20 साल के बाद आई है कोर्ट में, कोर्ट के बोर्ड के ऊपर, तो जो डॉक्यूमेंट्स है, अभी कोर्ट बोलता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो मैंने बोला ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, तो बोलते फिर उनसे मांगो आप। मैंने जब मांगा, आरटीआई में मांगा, तो उनने बोला नहीं है हमारे पास। तो कोर्ट बोलता है कि ये अभी क्या करेंगे, आपको तो कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं है। तो हमने बोला कि आप जो हुक्म देंगे, जजमेंट देंगे कि कॉर्पोरेशन को, कि वो देंगे, अब देना चाहिए उन्हें आपको, तो वो ला के दे सकते हैं, मगर ये जज बोलता नहीं, हम नहीं देंगे, आपकी जिम्मेवारी है। तो ये ऐसे केस, मेरी डेट के ऊपर डेट, ये 90 कितने, ये 2008 की केस है, ये इतने साल हो गए। तो ये यही तो हमारी वीकनेस है कि हम ये नहीं जानते कि हर एक प्रोफेशन में जो उसमें प्रोफेशनल्स है, उनको कोई फक्र होना चाहिए, खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं ये इसका मैं कर रहा हूँ ये काम। यहाँ तो ऐसे जो रूटीनली चलता है सब। जजेस को क्या है, उनका कोई, उनको इंटरेस्ट नहीं है कि कोई किसको जस्टिस मिले, पर्टिकुलरली जो लोअर कोर्ट के जजेस, और वो ही ऊपर जाते हैं ना, और जो लोअर कोर्ट में उनको निर्णय नहीं मिलता, इसलिए वो हाई कोर्ट जाते हैं। तो वो हाई कोर्ट जाने से वहां पे केस के ऊपर केस, हमारी बहुत केसेस है ऐसे। इसमें सर एक बात और भी सामने आई थी, एक अश्वनी उपाध्याय जी हैं, जो फेमस लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत कुछ लिखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी उनके आते हैं, तो वो भी जुडिशरी में रिफॉर्म की बातें करते हैं बहुत ज्यादा। और उनका कहना है कि आप एक चीज बताइए कि किसी मामले में लोअर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर लोअर कोर्ट के डिसीजन को बहाल कर दिया, तो उनका कहना है कि जो हाई कोर्ट का जज है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस बेस पे इसको ओवरटर्न किया था। ये सही बात है, क्योंकि लोअर कोर्ट खुद हर एक विटनेस से बात करता है, उनको विटनेस बॉक्स में लाता है। हाई कोर्ट में कभी नहीं बुलाते, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके ऊपर वो देते हैं। तो उनका क्यों होना चाहिए, उनका नॉर्मली 90% 95% हाई कोर्ट ने मानना चाहिए जो जूनियर कोर्ट बोलता है, क्योंकि उसने खुद, जज ने बुलाया है हर एक विटनेस को, खुद उससे बात की है। हाई कोर्ट में नहीं करते बात, हाई कोर्ट में कहाँ बात करते हैं। नहीं, ये ऐसी बात है, मेरा बिल्कुल आपने सही बोला। आप दूसरा देखिए, एक तो डेट आफ्टर डेट, तारीख पे तारीख, ये तो बहुत फेमस हो गया है अभी। दूसरी बात है कि वो जब, जो मैंने ये देखा है अभी हाई कोर्ट में, या कोई भी अभी वो बोलते हैं जज अपने बाजू में नहीं देगा निर्णय, तो हम वेट करते हैं जब ये चला जाएगा, तब ये ऐसे थोड़ी चलेगा। ये हर एक जज की रेपुटेशन होती है। कोई जज की रेपुटेशन होती है कि उसको पीआईएल पसंद नहीं है। अरे पीआईएल पसंद नहीं का ये क्या मतलब है? उसने पीआईएल में क्या लिखा है वो बोलना चाहिए, वो पसंद है कि नहीं। नहीं पसंद तो उसको डिसमिस करो, मगर ये कि हमारे पास पीआईएल मत लाओ,
आ गए कि हर एक पीआईएल को डिसमिस कर देते हैं। हम्म। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ अपने को जस्टिस नहीं मिलता है देश में। हाँ, जो और सर मैं इसमें कुछ किसी कुछ को आपने जो बात कही है कि किसी जज की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ, उसमें जज ने उनकी जो रिट थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी मेरे खिलाफ केस हो रहे हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे मैं एक जगह उन सबको हैंडल कर सकूं। उसके बाद जो जज साहब हैं उन्होंने लंबी चौड़ा भाषण दे दिया कि पूरे देश में आपकी वजह से ये हो रहा है, आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये तो सही बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है सही। उसका ये मतलब है कि जज ने ऑलरेडी मेकअप कर लिया है माइंड। हाँ, वो माइंड मेकअप है उनका। किसी को सुना भी नहीं, वैसे आपने कुछ कहाँ से पढ़ा होगा उसके ऊपर माइंड कर लिया है। ये बहुत गलत है, ये करते हैं। ऐसे जज को तो मैं बोलता हूँ रिटायर कर देना चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन सर ऐसा हो क्योंकि नहीं उसको पाता। ऑनरेबली जा सकता है, उसमें और भी क्वालिटी होंगी अच्छी। हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम वो भड़क गए, मगर ये ठीक नहीं है जो किया वो नुपुर के बारे में। हाँ, अभी जो लोअर कोर्ट में जो केस गई, तो वो भी डरेंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। तो हाँ, वो क्या, अब उसको क्या जस्टिस मिलेगा? हाँ, वो बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी। हाँ। हाँ। अच्छा सर, इसमें जैसे हम लोग तो बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं जुडिशरी सिस्टम पे, लेकिन मैं देखता हूं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो मुझे लगता है कि जुडिशरी सिस्टम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कभी ना कभी आप भी किसी पंगे में फंसेंगे तो आप इस मामले में कोई इनिशिएट ना करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो नेता लोग हैं ये डरते हैं? ये तो सच बात है। ये नेता लोग करते हैं, कौन जज है वो देखते हैं और कितना पैसा देना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जज करप्ट है, मगर ये भी हो सकता है ना, जो मिडिलमैन है वो ही मार देते हैं पैसा। ये सब पैसे का खेल है। और एक एक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि ये जो वकील है उनके फीस पे, मैंने सुना है कि कोई कोई वकील 1 करोड़ लेते हैं और वो हाँ जाते सर। हैं और एडजर्न करके नेक्स्ट डेट लेते हैं, उसके लिए हाँ, 1 करोड़ देना इनको। तो हाँ, कौन हाँ, जाएगा किसके लिए है ये जस्टिस? ये कोर्ट मेरा तो ख्याल है कि गरीब लोगों के लिए है। हाँ। जो पैसे वाले हैं उनको क्या, वो कुछ भी, उनको कोई तकलीफ नहीं। पैसे वाले तो बाहर से बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं सब चीजों का। हाँ। और सर इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था। आपको याद होगा 15-20 दिन तक आर्यन खान की जमानत नहीं हुई। वो तमाम मुंबई के वहां के लॉयर्स को वो चुनते रहे। आखिर में शाहरुख खान ने मुकुल रोहतगी को लिया जो पहले सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, और मुकुल रोहतगी ने केवल 2 दिन के अंदर जमानत करा दी सर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये तो क्लियर केस है कि जो आदमी को जमानत नहीं मिल रही थी उसको बोले उसका कोई संबंध नहीं इसमें। तो फिर पब्लिक का क्या विश्वास होगा जुडिशियल सिस्टम पे? ये बात तो है ना। सर तो सर आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूं आप जो कह रहे हैं। और आप चूंकि खुद एक आर्मी अफसर रहे हैं और आप जैसे शख्स को 20-20 साल से कोर्ट में इस तरह से परेशान किया जा रहा है, सर मैं बहुत ही दुखी खुद को महसूस कर रहा हूं। और हमारे इधर जहां मैं रहने वाला हूं वेस्ट यूपी का, वहां पर एक कहावत है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो फंस गया बस वो तो फंस गया, उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मेरे नाना जी अपनी पूरी जिंदगी मुकदमे लड़ते रहे, मुकदमे लड़ते लड़ते अपना सब कुछ खो बैठे, उनके हाथ कुछ नहीं मिला, सारा पैसा उनका वकीलों की फीस में ही चला गया। हाँ, सही बात बोल रहे हैं आप। एग्री। तो सर अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपसे इसी तरह से कनेक्ट होंगे। आपसे मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब हम बात करें तो आपसे हम थोड़ा सा आर्मी में जो हमारा चल रहा है और हमारे देश को लेकर जो चीजें दूसरी चल रही हैं उन मुद्दों पर भी मैं आपसे बात करूं। जरूर। और मैं कोशिश करूंगा कि सर जो आपने मुझे मेल भेजा है उसमें जो आपने मुझे पॉइंट्स बताए हैं, मैं किसी रिटायर्ड जज से या किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, किसी सीनियर पर्सन से उन्हें डिस्कस करूं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर।
नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।